साथियों, आप सभी का रमेश रुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद एनसीटी गजट नोटिफिकेशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 फरवरी 2022 को हुई। मुश्किल से 1 मिनट भी सुनवाई नहीं चली। तो आखिरकार सुनवाई में क्या हुआ? तमाम तरह की न्यूज़ आ रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जो ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, उस ऑर्डर में डेट क्या मेंशन की गई है। एक तरफ हवा चल रही है कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो 8 मार्च आ रही है, और असलियत भी है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 8 मार्च दिखा रहा है कंप्यूटर जनरेटेड, लेकिन ऑर्डर में क्या लिखा गया है, ये दोनों में क्या कन्फ्यूजन है। वैसे मैंने कल 2 मार्च बोली थी, क्या 2 मार्च है या 8 मार्च है, क्या लिखा गया है, इसकी सत्यता मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। इस बात पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि जो आगे जो भी डेट है, उस डेट को फाइनल डिसीजन होगा या नहीं, या फॉर्म भरे जाएंगे बीएड के या नहीं, या पिटिशनर के फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं, क्या होगा। बहुत क्रिटिकल सवाल है जो कल कोर्ट से जो रुख निकल करके आया, उस पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसी के साथ में बीएसटीसी की तरफ से कौन कौन से वकील वहां पैरवी करने वाले थे। समिति बोल रही थी कि हमारी तरफ से सुपर सीनियर वकील पैरवी करेंगे। आखिरकार सुपर सीनियर एडवोकेट ऑर्डर में तो नहीं दिख रहे, तो बीएसटीसी के लोग ही पूछ रहे हैं कि आपने तो सुपर सीनियर कपिल सिब्बल मीनाक्षी अरोड़ा जी का नाम लिया था, लेकिन वहां पर ऑर्डर में तो आपके वकीलों का नाम नहीं है। हालांकि समिति के ही सदस्य ने ट्वीट करके भी बताया कि हम 2 दिन से झूठ बोल रहे थे, हम उस चाल में सफल हुए। उस ट्वीट का भी क्या मतलब है, उस पर भी कुछ भ्रामक है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। उसका भी मैं कई चीज़ें हैं समिति की मैं तरफ से रखूँगा। इसी के साथ में सीनियर वकील क्यों नहीं उतारा गया, बीएड की तरफ से कौन से सीनियर वकील थे, भारत सरकार एनसीटी की तरफ से कौन थे, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कौन वकील पैरवी करने वाले थे, इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। इसी के साथ में आगे की डेट की जो सुनवाई है उस पर क्या हो सकता है। एनसीटी की जो फाइल लगाई गई है उसमें भी रीट भर्ती का जिक्र किया गया है। एनसीटी की फाइल को टैग की गई है, तो उसका क्या मतलब है। इसी के साथ में एनसीटी और बीएड के वकील वहाँ पर डेट, कौन सी डेट मांग रहे थे, कोर्ट ने कौन सी दी, क्या बीएड की तरफ से पिटिशनर हैं वो भर्ती में शामिल होंगे या सभी शामिल होंगे, वो भी एक चर्चा का विषय। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत गंभीर वीडियो है, सभी लोगों को ये इस पर विचार करने वाला, बीएसटीसी के साथियों को विचार करने वाला वीडियो है। सभी पूरा वीडियो देखें ताकि सभी डाउट आपके दूर हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 3.5 लाख बीएसटीसी छात्रों के पास राजस्थान की ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि आपकी टीम मजबूत हो सके, आपकी आवाज़ मजबूत हो सके और सुप्रीम कोर्ट से आपको विजय मिले, समस्या नहीं आए। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट से जो भी न्यूज़ आई इस मैटर में वो जल्द से जल्द पहुंच सके। अब दोस्तों, सभी बिंदुओं पर पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या है पूरी डिटेल के साथ, पूरा ज़रूर देखिए, कोई बिंदु मिस ना हो जाए, वापस वही आप कंफ्यूजन कहीं और से डाउट करके आप पूछेंगे। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग और वकीलों पर चर्चा करते हुए और तमाम बिंदुओं पर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर लिखा गया है वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कौन कौन से वकीलों के नाम हैं और ऑर्डर में क्या लिखा गया आपको पता है। मैं बोल करके बता देता हूँ। लिस्ट दिस मैटर, जो 2 एसएलपी के नाम लिखे गए हैं, इसके साथ अलोंग लिस्ट दिस मैटर अलोंग विद दिस एसएलपी, यही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वीक ऑन मिसलेनियस डे, जब मैंने कल वीडियो डाला था तो उसमें ये बताया था कि नेक्स्ट वीक बोला गया है, और मिसलेनियस डे जो नॉन मिसलेनियस डे है वो बोला गया है। लेकिन कन्फर्म जो डेट है, पर्टिकुलर फिक्स डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी नहीं दी गई है। ये ऑर्डर में आपको भी दिख रहा है।
लेकिन दोस्तों इसमें समझने की बात यह है कि नॉन मिसलेनियस डे सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन से हैं जो आपकी डेट को डिसाइड करेंगे। ये कन्फर्म हो गया कि नेक्स्ट वीक, अगले वीक में सुनवाई होगी और उस वीक में नॉन मिसलेनियस डे पर होंगी। अब ये नॉन मिसलेनियस डे कौन से हैं ये भी जानना जरूरी। डेट का तो पता आपको लग जाएगा बाद में। जब दोस्तों आप गूगल पर भी सर्च करोगे या फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जब एसओपी उनकी जा करके देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एसओपी में आपको मिल जाएगा कि नॉन मिसलेनियस डे कौन से हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, गुरुवार, मतलब ये 3 दिन है, ये नॉन मिसलेनियस डे हैं। अब जो अगला वीक है उसमें मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को इन 3 दिन में से कौन से भी दिन सुनवाई हो सकती है। अब इस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को कौन सी डेट आती है आप देख लीजिए, वो डिसाइड होगा रजिस्ट्रार ऑफिस से कि इन 3 में से कौन से दिन दिए जाए। दोस्तों होता क्या है कि जो ये नॉन मिसलेनियस डे होते हैं और मिसलेनियस डे होते हैं इसमें कुछ फ्रेश मैटर के लिए होते हैं, कुछ ये होता है कि ओनली वर्चुअल हियरिंग के लिए होते हैं। नॉन मिसलेनियस जो डे लिखा गया है वो हाइब्रिड सिस्टम के लिए है जिसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल, दैट मीन्स वर्चुअल हियरिंग हाइब्रिड रहेगा। जो वर्चुअल से जुड़ना चाहता है वीसी से तो वीसी से भी पैरवी कर सकता है, जो हाइब्रिड सिस्टम है जो फिजिकल कर सकता है वो फिजिकल भी कर सकता है। आपको भी मालूम है कि सीनियर वकील हैं बीएसटीसी के, वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे थे, कुछ फिजिकल थे, तो ये हाइब्रिड सिस्टम में रखा गया है नॉन मिसलेनियस डे, जो अगले वीक की मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन 3 दिन में से किसी भी दिन सुनवाई हो सकती है। अब आप डेट निकाल लीजिए कौन सी है। अब बात आती है कि जब ये मैटर डिसाइड हो रहा था तब बीएड और एनसीटी की तरफ से नेक्स्ट डेट अगले ही दिन ले रहे थे कि सर टुमारो इस मैटर को सुन लिया जाए। अगले ही दिन के लिए भारत सरकार एनसीटी की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी और तमाम एडवोकेट ने अगले ही दिन के लिए बोला और बीएड के वकीलों भी, लेकिन कोर्ट ने नेक्स्ट वीक के ये ऑर्डर जारी कर दिया। हो सकती थी, वो हुआ नहीं, लेकिन अगला दिन भी मिल सकता था सुनवाई के लिए, दोनों तरफ से बोला गया। नेक्स्ट हियरिंग डेट का आपको मैंने बता दिया। बीएसटीसी की तरफ से कौन से वकील और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कौन से वकील और बीएड की तरफ से तमाम। सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं तो डॉक्टर मनीष सिंघवी सीनियर एडवोकेट राजस्थान सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए उपस्थित थे। बीएड की तरफ से उनके साथ में एओआर और जो जूनियर एडवोकेट हैं वो तो होते ही, वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। इसी के साथ में बीएड की तरफ से ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर बताया गया मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट और पीएस पटवालिया जी सीनियर एडवोकेट, दो अपने सीनियर एडवोकेट का नाम रखा, लेकिन उनका भी जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर में एक ही सीनियर एडवोकेट का नाम है। 4 फरवरी को भी उन्होंने 2 एडवोकेटों के नाम बताए थे सीनियर के, लेकिन एक ही एडवोकेट था सीनियर। अभी भी उन्होंने 2 एडवोकेटों के सीनियर के नाम बताए, अभी भी एक था। उनकी बात सत्यता वो जाने कि हर बार 2 सीनियर का नाम रखते हैं, लेकिन कोर्ट में उपस्थित तो ऑर्डर में तो एक ही वकील का नाम आता है सीनियर का। मुकुल रोहतगी उनकी तरफ से थे, बाकी उनके जूनियर जो तमाम वर्धमान कौशिक जी, नरेश कौशिक जी, तमाम एडवोकेट बीएड की तरफ से थे। बीएसटीसी की तरफ से आपको बोला गया कि फंड कलेक्ट करना है और सीनियर एडवोकेट, सुपर सीनियर एडवोकेट उतारेंगे, और आपने सहायता भी करी, लेकिन ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट में आपके कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी और ये सुपर सीनियर एडवोकेट क्यों नहीं आए, ये सवाल है और ये सभी लोग पूछ भी रहे हैं। बीएसटीसी के लोग कम पूछने की बजाय विपक्ष के लोग ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सत्यता का जवाब दें, दूसरे मैटर में दखलंदाजी नहीं दें तो सही रहेगा। अपना
कौन सा कितना बोलते हैं, कितना उतारते हैं वो बताना चाहिए, लेकिन खैर वो उनका काम है, अपने को उस मैटर से लेना देना नहीं है, वो उनका प्लेटफॉर्म है। आपसे फंड भी लिया गया, क्या आपसे बीएसटीसी संघर्ष समिति ने झूठ बोला? क्या आप लोगों को गुमराह किया? सवाल है, क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के मन में भी। इस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक मैटर पर बात चर्चा करना चाहूँगा, जिस पर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी एक निर्देश दिए थे सुनवाई से पहले दिन। दिस इश्यू इज़ द वेरी सीरियस मैटर। सुनवाई से पहले एक ट्विटर पर ट्रेंड करवाने की कोशिश की जाती है और काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग रीट्वीट करते हैं, बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं अपने अपने से, कि निवेदन करते हैं कि कपिल सिब्बल को 22 फरवरी की सुनवाई में अनिवार्य रूप से उतारा जाए, पैरवी करवाई जाए। निवेदन करते हैं वो, लेकिन कंडीशन है कि अनिवार्य रूप से। तब समिति के पास से, वैसे आपको मैं एक्चुअल कंडीशन बताऊं, हर बार ये होता आया है कि समिति जो अपने सुपर सीनियर एडवोकेट के नाम, जो समिति की जो कोर टीम है, वो कोर टीम अपना नाम डिसाइड कर लेती है। उसकी गोपनीयता होती है कि वो अपनी गोपनीयता, जो अपने कोर टीम है, जो एग्जीक्यूटिव टीम है, उसके अलावा किसी को वो बातें लीक नहीं होती। सुपर सीनियर एडवोकेट हो कौन सा आएगा, वो सुबह बताया जाता है सुनवाई वाले दिन। समिति बहुत ईमानदारी से काम करती है और बहुत हर रणनीति के साथ काम करती है। उसका ये भी मिशन रहता है कि बीएसटीसी केस जीतना, साथ में बजट भी फिजूल रूप में खर्च ना हो। ये मेन विजन और मिशन है कि बीएसटीसी केस जीतना विद लेस बजट, कि कहीं पर भी फिजूल में बिल्कुल भी बजट खर्च ना हो। ये बहुत ध्यान रखती है समिति, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं, कितनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं, उनकी हालत देख करके समिति बहुत संवेदनशील रूप से निर्णय लेते हुए काम करती है। सभी अमीर नहीं होते हैं, सभी की घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ की पीड़ा को। तो वो चीज़ें ट्रेंड करवाई गई और वो चीज़ें कही गई, तो समिति ने का एक ओपिनियन होता है सभी के निवेदन को स्वीकार करना, सभी की बातों को स्वीकार करना, और उसको अपनी कोर टीम अपने डिसीजन में उस मैटर को लेती है, उस पर डिस्कस करके अपना निर्णय रखती है और उसको गोपनीय रखती है। सभी को कहा जाता है कि हम उतारेंगे और उतारा भी जाता है, क्योंकि सभी को अपनी ओपिनियन राय रखने का है, लेकिन ट्विटर फेसबुक पर ना रख करके टेलीग्राम ग्रुप में समिति के पास रख दें या पर्सनल मैसेज कॉल से, तो दैट इज़ द बेटर। क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये एक दबाव बनाने की कोशिश की गई। तो समिति पर दबाव ना बनाए, अपना ओपिनियन, अपना निवेदन, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्लीज़, अपने तमाम चीज़ें रख सकते हैं पर्सनल मैसेज, कॉल या टेलीग्राम ग्रुप में रख सकते हैं, लेकिन समिति सही समय पर उचित निर्णय लेती है। अब जब बात आती है कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, तो उस समय हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान भी हर सुनवाई में सुपर सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी नहीं आई थी। जब ज़रूरत समझी जाती है तब उतारा जाता है, और वो ऑन द स्पॉट भी कुछ एक्शन लिए जाते हैं। आपको मालूम होगा कि मीनाक्षी अरोड़ा जी पूरे दिन हियरिंग सुनकर के चली गई और उनके आर्गूमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि विपक्ष पार्टी और एनसीटी आर्गूमेंट कर रही थी। तो ऐसा भी होता है, उस समय आपका पैसा बचाया गया था उस हियरिंग का, समिति ने रिक्वेस्ट करके उस हियरिंग का पैसा नहीं लगने दिया था। जो सीनियर एडवोकेट होते हैं बेसिकली वो आर्गुमेंट के लिए उतारे जाते हैं, क्रॉस आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, उसके लिए उतारे जाते हैं। डेट लेने का काम हो, उसमें सीनियर एडवोकेट उतार करके बजट खर्च नहीं किया जाता है। ये एक विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि क्रॉस आर्गुमेंट, रिप्लाई देना और आर्गुमेंट के लिए विशेष तौर पर आप पीछे के इतिहास के जितने भी केस में देखेंगे तो यही काम होता आया है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के लिए रणनीति होती है कि कौन सी सुनवाई में
कब सीनियर को उतारना है और कौन से को उतारना है, क्योंकि वहाँ बहुत हाईली बजट खर्च होता है। उस बजट को भी ध्यान में रखना होता है। जो उसी रणनीति के साथ चलता है वो सफल हो जाता है, और अनावश्यक रूप से उसको रणनीति नहीं होती है तो बजट फिजूल में खर्च हो जाता है, वो केस जीतना मुश्किल हो जाता है। जिस वक्त उतारना होता है उस समय उसके पास इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से बजट नहीं होता है तो वो उतार नहीं पाता है, और उसी समय वो बैकफुट पर चला जाता है। ये भी होता है। लेकिन अब बात आती है कि जो समिति के सदस्य ने ट्वीट किया कि हम 2 दिन से झूठ बोल रहे थे, हम हमारी रणनीति में सफल हुए। मैं अब उस मैटर पर मैं आपको थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा। समिति का, हालांकि ये गोपनीय निर्णय था, समिति की पूरी समिति का गोपनीय निर्णय था, इसको उजागर नहीं करते हैं। आप लोगों ने सवाल किया तब आपको जवाब दे देते हैं। बीएसटीसी संघर्ष समिति ने कपिल सिब्बल जी को हायर किया था, मीनाक्षी अरोड़ा जी को भी हायर किया था। वीसी के माध्यम से उनसे चर्चा भी हो गई थी। जब सुबह मैटर की सुनवाई शुरू होती है, आप लोग भी डिस्प्ले बोर्ड पर देख रहे थे, 8 नंबर पर एक मैटर चलता है। समिति कुछ एक्शन ऑन द स्पॉट एक्शन पर लेती है और बजट को देखते हुए। तो उस समय जो लीगल टीम, जो समिति के जो मुकेश जी थे, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट से संपर्क में थे। जैसे ही वो मैटर लंच हुआ तो लंच के बाद वहाँ पर अपनी टीम कोर्ट में उपस्थित थी और वहाँ पर जुड़े हुए थे। तो वहाँ से संपर्क हुआ कि लंच के बाद भी मैटर को रख दिया गया है, 8 नंबर मैटर ही सुना जाएगा। ये जो लिस्ट बनी थी उसमें साफ मेंशन था कि 2:45 तक सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को हियर करेगी, सुनेगी। जब 2:45 तक था तो लंच 2 बजे बाद से सुनवाई शुरू होनी थी, तो 45 मिनट्स थी। तो समिति ने पूछा कि सर क्या इस मैटर में बहस हो सकती है या ओनली डेट ही ली जाएगी। तो वहाँ से इस बात पर चर्चा हुई कि आज तो सुनवाई होना मुश्किल है और मात्र डेट ही ली जाएगी, वो भी रिक्वेस्ट करके, बाकी कोई काम नहीं होगा। तो समिति ने उन 3.5 लाख बीएसटीसी छात्रों का हित रखते हुए, पंजाब हो या अदर स्टेट का भी हित रखते हुए ये निर्णय लिया, जब डेट लेने का ही काम है तो पिछली 4 तारीख को 14 लाख रुपए 2 सीनियर के नाम से खर्च हो गए। 12 लाख रुपए कपिल सिब्बल और 2 लाख रुपए आपकी मीनाक्षी अरोड़ा जी के। तो मात्र डेट लेने के माध्यम से जब सुनवाई, आर्गुमेंट ही कुछ नहीं होना है, तो 1 मिनट के लिए क्यों 14 लाख रुपए खर्च किए जाए। तो समिति ने जब वो वीसी के माध्यम से जब वर्चुअल हियरिंग होती है तो उसमें एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें आईडी पासवर्ड होते हैं, वो जो एडवोकेट जुड़े होते हैं उनके पास होता है। वो सुबह से जुड़े हुए थे कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा। लंच के समय जब कंटिन्यू रखा गया तो उनको बोल दिया गया सर कि आज तो सुनवाई हो नहीं पाएगी अपने मैटर की, क्योंकि लंच के बाद भी इसी मैटर को रख दिया और 2:45 तक अपना मैटर है, तो आगे हियरिंग में कर लेंगे। तो सुनवाई हुई नहीं, वो डिसंगेज हो गए तो समिति के 14 लाख रुपए बच गए। सबसे बेनिफिट, ये पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, ये पैसा जो आपकी नेक्स्ट वीक में जो सुनवाई होगी उस दिन ये पैसा आपके काम में आएगा। ये कितनी अच्छी रणनीति है। हाँ, अब झूठ वाली बात पर आपको रिप्लाई देना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं झूठ कैसे बोला, आपने जो अनिवार्य रूप से निवेदन किया था, ये कुछ रणनीति और वहाँ पर कंडीशन देख करके रखा जाता। अब यदि आपकी अनिवार्य रूप से कंडीशन वहाँ मानी जाती तो उससे डेट लेने के लिए उन दोनों वकीलों को रखा जाता और 14 लाख रुपए आपके बर्बाद हो जाते। क्या मतलब निकलता। इसलिए ये बोला गया कि हाँ उतारेंगे, अनिवार्य रूप को भी स्वीकार किया गया। लेकिन हालांकि ये समिति के पास ये निर्णय था कि यदि कुछ भी नहीं होता है, मात्र डेट ली जाती है 60 सेकंड में, तो उसमें उतारने का मतलब नहीं है। तो इसलिए ये मात्र इतना सा झूठ था, बाकी कोई झूठ नहीं था, सब कुछ जोड़े हुए थे, लिंक दिया हुआ था, सब चीज़ें थी। और आपके ही बेनिफिट को, आपके केस जीतने की रणनीति और व्यर्थ में बजट खर्च ना हो, इसको देखते हुए निर्णय लिया गया। बहुत ही अच्छा, शानदार ये डिसीजन था, आपको मालूम है। क्योंकि आपको पता है कि सीनियर एडवोकेट हर सुनवाई के लिए नहीं, कितने घंटे सुनवाई चलती है, ये चीज़ें वहाँ पर जो कोर्ट रूम में उपस्थित होते हैं कि अब क्या होने वाला है, उनको मालूम होता है कि अब सुनवाई का नंबर आएगा तो कितनी देर चलेगी, आज क्या हो पाएगा। ये कंडीशन आप लोगों को घर बैठे नहीं मालूम होता है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
समिति बहुत सक्रिय रूप से काम करती है कि किस समय, किस कंडीशन में, किस हालात में कौन से वकील को उतारना है। तो आप लोग ये जो ट्रेंड करवा कर के जो समिति पर दबाव बनाने का काम ना करें। यदि किसी को अपना ओपिनियन और अपनी बात रखनी हो तो समिति के पास आप पर्सनल रूप से भेज सकते हैं, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में रख सकते हैं। क्योंकि समिति अपनी गोपनीयता भंग नहीं करना चाहती, अपनी रणनीति को आपके सामने नहीं रखना चाहती। आप ये दबाव बना करके उनसे पूछोगे तो वो बाद में आपकी बात में हाँ बोलेंगे, ताकि अ, और लोगों के पास ये एक प्रेशर ना बने, लोग दबाव ना बनाए और समिति अपनी रणनीति से कार्य नहीं कर पाए, कहीं ऐसा नहीं हो। और बाकी कोई झूठ नहीं बोला गया, ऑन द स्पॉट जब ये एक्शन लिया गया, हाँ आपको ये बोला गया, समिति के पास ये जरूर था कि यदि कुछ भी सुनवाई नहीं होती है तो व्यर्थ बजट नहीं खर्च होगा, इनको डिसएंगेज करना पड़ेगा तो डिसएंगेज करेंगे। ये झूठ आपसे बोला गया था और ये हमेशा से ये रणनीति तय होती आई है और ये हाईकोर्ट में भी रणनीति तय होती आई है। किस समय क्या हुआ, अब बीएड वालों के 1 मिनट की हियरिंग के डेट लेने के लिए मुकुल रोहतगी के पैसे लग गए, आपको मालूम है, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें होती हैं उस पर बहुत ही अच्छे से आगे भी क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो समिति को सब चीज़ें मालूम है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा व्यर्थ नहीं हुआ, वो समिति के पास सुरक्षित है और अगली हियरिंग में उसको लिया जाएगा। अब आगे की डेट को क्या होगा, इस बात पर गंभीर रूप से मैं चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो आपकी सुनवाई जो नॉन मिसलेनियस डे जो नेक्स्ट वीक में होगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, जब डेट डिसाइड हुई थी तब एनसीटी और बीएड के वकीलों ने अगले ही दिन की सुनवाई की डिमांड करी थी, लेकिन बाद में आगे की दी। तब कोर्ट ने ये रुख और ये बीएड और एनसीटी के वकीलों ने ये साफ क्लियर किया कि सर इस मैटर को डिसाइड किया जाए, कई राज्यों में भर्ती पेंडिंग है और बाधित हो रही हैं, तो इस मैटर को डिसाइड किया जाए। वहाँ पर बीएड की तरफ से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम शुरू करने का तमाम चीज़ें पॉइंट नोट भी करवाए गए। तब कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अब इस मैटर को डिसाइड कर देंगे नेक्स्ट डेट पर। अब इस बात पर मैं कहना चाहूँगा, कट ऑफ जारी हो जाए चाहे ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाए, लेकिन ये मैटर जो नेक्स्ट डेट होगी, कंटिन्यू हियरिंग होकर के भी ये मैटर डिसाइड होगा और फैसला होगा। दिस इज़ द क्लियर। कोई कुछ भी बोले, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, इसलिए बीएसटीसी के तमाम लोग हैं वो सभी सक्रिय हो जाएं और समिति की पूर्ण रूप से सहयोग करें, पूर्ण रूप से सहयोग करें। चाहे आपकी कट ऑफ जारी हो जाए, चाहे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगली जो सुनवाई होगी 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू, आज आपने देखा 8 तारीख जो 8 नंबर मैटर था पूरे दिन सुना गया था, ऐसे ही होगा। दूसरे दिन भी सुन लेंगे, कंटिन्यू भी सुने जाते हैं, वहाँ पर सप्लीमेंट्री मैटर डाल दिया जाता है और स्पेशल टाइम मेंशन कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू मैटर सुन करके मैटर डिसाइड होगा। बीएड के पिटिशनर के फॉर्म भरने की बात आती है, फॉर्म या तो सभी भरेंगे, नहीं पिटिशनर भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि फैसला होगा, मैटर डिसाइड होगा। पिटिशनर वाला मामला है ही नहीं और न ही बनेगा, ये साफ क्लियर है और मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। और ये पूरे देश का मामला है और वहाँ पर एनसीटी की फाइल को जो टेक किया गया उस पर भी मैं कुछ रिप्लाई दे देता हूँ। जो कुछ कोर्ट कार्रवाई है, जब नई फाइल लगती है और उस पर टैग होता है तो उस दिन उस फाइल पर बहस होना बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ फाइल टैग की जाती है तो वहाँ फाइल टैग करने के बाद जो रेस्पोंडेंट जितने भी होते हैं उनको रिप्लाई देना होता है। जब फाइल वहाँ टैग होकर के उनके पास होती है तो रिप्लाई देने के लिए समय चाहिए होता है, और ये कॉमनली होता है जब भी नई फाइल लगती है वो टैग होती है तो उस पर नेक्स्ट डेट लगती है। ये भी समिति को मालूम चल गया था पहले दिन भी, और ये एडवोकेट्स को फ्री हैंड कर दिया था, यदि टैग होती है फाइल और नेक्स्ट डेट मिलती है तो आप सीनियर का हमारा बजट जरूर बचाए। ये भी सेकंड पॉइंट जो रणनीति थी वो भी हमारे पास थी। दोनों चीज़ों से हम काम चल रहे थे। ये पहले दिन हो गया था और डेट लेने का काम भी ये फ्री हैंड, कई चीज़ों पर, मुद्दों पर एडवोकेट पैनल टीम से चर्चा थी और उसी अनुरूप काम किया गया। झूठ कुछ भी नहीं बोला जाता है, हर नीति होती है तो वो चीज़ें नहीं बताई जाती। आप लोग अनिवार्य कंडीशन बोली जाती है तो आपकी हाँ में हाँ बोला जाता है। जो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समिति रणनीति से काम करती है, व्यर्थ का बजट भी खर्चना और केस भी जीतना चाहिए। बीएसटीसी संघर्ष समिति का आज भी एक ही मिशन है, एक ही विज़न है, एक ही लक्ष्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है।
बीएसटीसी केस को जीतना, बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर करना विद लेस बजट, बहुत कम फिजूल में बजट खर्च हो उसके साथ ये काम करती है। कहाँ किस वक्त क्या करना है, किस वकील को उतारना है, ये समिति को पूरी तरीके से मालूम है। अब जो आपको विपक्ष जो तमाम चीज़ें बोलता है, विपक्ष कुछ भी बोले उनकी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं वैसे बोल चुका हूँ आपको कई बार, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, उनका काम है, उनका प्लेटफॉर्म है। लेकिन समिति जो एनसीटी की जो फाइल है, 2 वॉल्यूम बनाए गए हैं, 700-800 पेज का है, और पहले दिन हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हमने ली थी। उसमें रिट फाइल का जिक्र किया गया है कि उसमें बीएड को इंक्लूड किए बगैर उन्होंने भर्ती करवाई है और अभी प्रोसीडिंग में है, इसलिए एनसीटी की फाइल टैग हुई और वो सीरियस भी है, और इसलिए मैटर डिसाइड होगा नेक्स्ट डेट पर, चाहे 2 दिन मैटर चले 3 दिन चले। इसलिए मैं कहता हूँ जो अगली वाली सुनवाई है उसके लिए 3 दिन यदि कंटिन्यू हियरिंग चले तो उसका बजट आप लोगों के पास होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया समिति ने कि आपका एक सुनवाई का आर्गुमेंट करने का पूरा सुपर सीनियर एडवोकेट का बजट आपका अपनी रणनीति के तहत बचा लिया। झूठ कुछ भी नहीं बोला गया। कंडीशन परिस्थिति देखते हुए ऑन द स्पॉट भी कुछ डिसीजन समिति लेती है, वो आपको मालूम नहीं होता है, वो आपके हित में लिए जाते हैं। वो समिति को पूरा मालूम होता है कि परिस्थिति देखते हुए कोर्ट में क्या चल रहा है और अब क्या डिसीजन लेना है, वो ऑन द स्पॉट लिए जाते हैं, वो आप लोगों को मालूम नहीं बताया जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं वो एडवोकेट पैनल टीम के साथ चर्चा की जाती है और उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें इस तरीके से हर पहलू पर चर्चा की भी होती है, वो गोपनीयता रहती है, वो आप लोगों को नहीं बताई जाती है कब सुनवाई पर क्या होता है। तो ये रणनीति रहती है, और बाकी मैंने लगभग आपको डाउट सभी क्लियर करने की कोशिश करी है। बाकी आप मजबूती से समिति का सहयोग करें, ये आखिरी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में। अदर स्टेट वाले जो पंजाब के हैं और चाहे आपके वेस्ट बंगाल के, हिमाचल के, इन लोगों को मैंने बताया था, लेकिन पंजाब और वेस्ट बंगाल के वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनको मैंने रणनीति बताई थी, उनके साथ चर्चा भी की थी, उनको बताया था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की टीम अपने तरीके से मजबूती से काम कर रही है केस जीतने को लेकर के। वहाँ की अदर स्टेट की टीम को जो भी हैं पंजाब, उनको को टीम उनके कैडर हैं उनको बताया था, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उनका स्टेट, उनके वहाँ के लोग पूछें उनसे क्या काम कर रहे हैं। हमारे हाँ, पंजाब के लोगों ने अभी सुनवाई के लिए जो सहायता करी थी वो बजट भी उनका बच गया, समिति के अगली सुनवाई में काम आएगा, चाहे उसमें वेस्ट बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई और स्टेट हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।